हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी टेक्निकल एग्ज़ाम 2026 के लिए पेपर नंबर 3 का प्रिपरेशन, जो कि आपका स्पेसिफिक पेपर है। आइदर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। तो मैं आपको मैथमेटिक्स टीच करता हूं, तो उसको लेकर के मैं गाइड करूंगा कि मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट कि आप एक प्लान कर सको और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊँगा। सिलेबस आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है? पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस कॉपी किया हुआ है, बट कुछ डिफरेंस भी है। उस पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पीजीटी लेवल का तैयारी कर लीजिए और आपको उतना फ़ायदा ना हो, ठीक है? इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, ये ठीक है, ये मैं आपको कैसे बताऊँगा? तो देखो, मैंने कुछ प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इसी मॉड्यूल पे, इसी सिलेबस पे, उसका मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, कुछ मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो ये चूँकि आपको पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है? तो पीजीटी में इसी तरह का सिलेबस था, थोड़ा इससे ब्रीफ सिलेबस था वो, ठीक है? टॉपिक्स यही सारे थे, बट उस टॉपिक्स वहाँ पे सारे ब्रीफ थे, कह सकते हो। जैसे हम लोग देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा में जो है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ना है, बट उस टाइम पढ़ना था। तो वो एक ब्रीफ सिलेबस था पीजीटी का, ठीक है? तो पीजीटी हुआ, इसी सिलेबस पे आपका जेट का एग्ज़ाम हुआ है जस्ट अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा आप बहुत सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखेंगे, सेट में यही सिलेबस चलता है, ठीक है? तो अगर हम लोग इन सारे एग्ज़ाम्स को देखें जो पिछले 2-3 सालों में कंडक्ट हुए हैं, और मेरा और भी दूसरे एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो ट्रेंड है, जिस ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, अब बिल्कुल सही ट्रेंड है, जो मेन स्ट्रीम बुक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं, और बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेन स्ट्रीम बुक जो है, वो एक्चुअली बताता है कि बच्चा का नॉलेज कैसा है उसके पेपर में, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। बट इससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सिलेबस देखो कितना लंबा चौड़ा है। मैंने यहाँ पे आपको बस टॉपिक्स लिख दिया है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे लीनियर अलजेब्रा की बात करें हम लोग, तो लीनियर अलजेब्रा है आपके सिलेबस में, ठीक है? जिसमें मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेस आपको पढ़ना है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, एलटी नहीं है, ठीक है? तो एलटी नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब आप एलटी पढ़ के चले जाओ, चूँकि सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है हम लोग उसी की तैयारी करेंगे, ठीक है? कभी-कभार एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, तो हम लोग उस पे अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट के कुछ एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सिलेबस पे ही बेस्ड थे, तो आई होप सिलेबस पे ही क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा लेके चलो, ठीक है? तो देखो, इसमें एलटी नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बाकी आपको इसमें इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस, ठीक है? अच्छा खासा क्वेश्चन इससे रहेगा, और वेक्टर स्पेस। कितने सारे क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको नीचे में अभी लिस्ट आउट करूँगा, ठीक है? दूसरा हमारे पास में टॉपिक है कैलकुलस का। ठीक है जी, कैलकुलस में आपका सेट्स और रियल एनालिसिस के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। सिलेबस पूरा आपने देखा हुआ है, मैं आपको बस टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है? एनालिटिक ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल का छोटा-सा पोर्शन, और 3 डायमेंशन में स्फीयर, कोन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? फिर आप देखोगे ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में। डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? 6 में है वेक्टर एनालिसिस, 7 में है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत देखो बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आपको तीनों चीज़ देखनी पड़ती है, ग्रुप भी, रिंग भी और फील्ड भी। हाँ, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रिंग ऑफ पोलिनोमियल सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, तो एक बड़ा कटआउट आपको मिल जाता है। फील्ड भी बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, फील्ड एक्सटेंशन भी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन जैसा पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपके लिए थोड़ा-सा डिफरेंस है, कह सकते हो, पीजीटी में और इसमें, कि पीजीटी में काफ़ी गहरा सिलेबस था, ठीक है? फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसका ठीक-ठाक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग को क्यों रखा गया है, ठीक है? इस पे ही बात करेंगे हम लोग। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके? प्रोबेबिलिटी, फ्लूइड डायनामिक्स को फिर अलग से भी कुछ पोर्शन लिया गया है, ठीक है? हालाँकि फ्लूइड डायनामिक्स में जो सारे पोर्शंस लिए गए हैं, उनसे एमसीक्यूज़ बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है? फिर डिस्क्रीट यानी ग्राफ थ्योरी, लॉजिक्स। तो ये सिलेबस है, 15 कह सकते हो कि टॉपिक्स डाल दिया गया है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है? चूँकि आपको पैटर्न पता है ना, जो हमारा पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 की हम लोग बात करें, तो आपको ये सारा बात अच्छे से एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप स्ट्रैटेजी अच्छे अच्छे से प्लान करो, ठीक है? पेपर नंबर 3 में क्या है जी, तो हमको 100 प्लस 50 क्वेश्चन आना है, ठीक है? 100 क्वेश्चन तो आपका आना है मैथ, जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, ठीक है? स्पेसिफिक पेपर से। और जो 50 क्वेश्चन आना है, ये है आपका 20 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है? तो ये जो 20 है,
आप देखोगे तो ये है हमारा करंट अफेयर्स से, ठीक है, जनरल स्टडीज़ हो गया। ये है हमारा जनरल साइंस और ये है हमारा बेसिक मैथ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे ना तो ब्रोशर में मैथ से 20 क्वेश्चन दिया है और जीएस से 10 क्वेश्चन दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पे, लेकिन आप जब डिटेल पढ़ोगे उसका तो फिर नीचे में वो क्लियर किया है कि जीएस से 20 यानी जनरल साइंस जो है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है 10th लेवल तक का, वहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा और जो 10th लेवल का मैथमेटिक्स है वहाँ से 10 क्वेश्चन। फिर भी इसका बेनिफिट आपको होगा, चूँकि आप साइंस ग्राउंड से हैं, तो ये 30 नंबर का तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। और करंट अफेयर हो गया और 100 क्वेश्चन हो गए मैथ्स से, तो इस तरह से 150 क्वेश्चन आना है आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आपको अगर आपका करेक्ट हुआ तो आपको +3 होगा, लेकिन अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपका -1 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग चूँकि है तो यहाँ पे अब आपको जो है 100 में 100 करने नहीं जाना है, ठीक है। जैसे 100 क्वेश्चन की बात करें तो कभी भी आप 100 करने नहीं जाओगे, इसलिए कि वैसे केस में आप बहुत सारा तुक्का सा लगाएँगे, ठीक है, गेस करके मारेंगे तो उसमें बहुत नेगेटिव चढ़ जाता है और आपका फिर नंबर कम हो जाता है। और चूँकि ये सीबीटी पे ही एग्ज़ाम होगा, तो भाई नॉर्मलाइज़ेशन में भी आपको घाटा होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप रॉन्ग अटेम्प्ट से बचिए, क्वेश्चन को सोल्व करके बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ईमानदारी से मैं अगर बताऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इस 100 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर वो 70 टू 80 करेक्ट कर लेता है ना, तो उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे, चूँकि सीट्स भी ठीक-ठाक है और भीड़ बहुत नहीं है, ठीक है। ओके, तो 70 टू 80 आप क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 70-75 इतना अगर आप कर लेते हो करेक्ट और रॉन्ग नहीं करते हो, रॉन्ग कम से कम करते हो, तो भाई आपका होने का चांस बढ़ जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किस टॉपिक को किस कैसे मजबूत करें, ठीक है? चूँकि बहुत सारे बच्चे रैंडमली पढ़ रहे हैं। हालाँकि मैंने जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने आपको पूरा गाइड किया है। मैंने फ जैसे-जैसे फ़ोल्डर लगाया है, आपको वैसे-वैसे पढ़ने के लिए भी कहा है, ठीक है? तो आप देख लो, जैसे पहले तो यहाँ पे देखो कि पहले ये जो आपके पास में 1 से लेके 15 टॉपिक है, तो एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं। पहले इसको थोड़ा समेट लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे जो टॉपिक अरेंज होगा वो आपका जस्ट 11 टॉपिक होगा, 1 से लेकर के 11, ठीक है? 15 टॉपिक नहीं होंगे, तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा-सा कंक्रीट कर दिया, थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्पैक्ट लेवल में आपको ला कर के दिया है, ठीक है? आप अगर देखोगे तो अब इसमें जो मेन स्ट्रीम बुक है उसको मैंने जो है ऑर्डर से अरेंज किया है, ताकि आप इसी ऑर्डर से अपने आप को देख सको, ठीक है? हाँ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो एक क्राइटेरिया होगा कि उसको आप अभी से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से देखेंगे। देखो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है? ओके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा, चाहे इसमें ग्रुप की क्वेश्चन देख लो, ग्रुप के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, कुछ कम रिंग का क्वेश्चन रहता है और कुछ उसमें फील्ड और फील्ड एक्सटेंशन का क्वेश्चन होगा और इससे 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपका एक्सपेक्टेड है। मतलब 12 से लेके 15 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है? तो जो 12 से 15 वाला रेंज है ना, उसको आप देख लो, 12 से 15 क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा-सा ये कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये 10 से 12 भी इसी रेंज में आएगा। 12 से 15 हो गया यहाँ पे भी, ठीक है? ओके, 12 से 15। तो ये इसको आप पहले तैयार करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें क्या है, मेन स्ट्रीम बुक्स आ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक तो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप रिंग फील्ड, इससे भाई जम के क्वेश्चन आता है। अभी जेट में भी आया था, पीछे के पीजीटीज़ और सेट में भी आए हैं और आएगा पक्का, ठीक है? लीनियर अलजेब्रा दैट मीन्स मैट्रिसेस से क्वेश्चन, मैट्रिसेस से और वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन, ठीक है? इससे भी 12 से 15 क्वेश्चन तक डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है? चूँकि मैट्रिक्स आसान होता है, उसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह भी आ जाता है, कैनोनिकल फॉर्म्स भी चले जाते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्म्स चले जाते हैं, तो मैट्रिक्स के ही से ही आपका 6 से 7 क्वेश्चन बना दिया जाता है। वेक्टर स्पेस से, सब स्पेस से, डायमेंशन वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? फिर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये बहुत छोटा लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार है। जो सीएसईआर नेट की तैयारी करते हैं वो भी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा देता है आपको, ठीक है? सो इट इज़ गुड। रियल एनालिसिस की बात करें तो ये थोड़ा-सा डेप्थ इसमें ज़्यादा है रियल एनालिसिस में, ठीक है? इसमें आपको ना 12 लेवल से पकड़ होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक भी आ जाता है। कभी-कभार सिंपली डेरिवेटिव फाइंड आउट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बोल देता है। मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो ये आपको 12 लेवल से मजबूत होना चाहिए और अप लेवल तक, मतलब सेट्स के प्रॉपर्टीज़ और जो रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है? सिंगल और डबल वेरिएबल का, वो आपको आना चाहिए। तो ख़ैर ये थोड़ा-सा बड़ा है, मतलब वाइड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है?
ODE PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, करने में अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा नहीं है लेकिन जल्दी-जल्दी बनेगा और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा दे देगा ये 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ज्योमेट्री में कुछ 2D फिर 3D 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी भी अच्छा एक टॉपिक है, 8 से 10 क्वेश्चन ये देगा आपको, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस 8 से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैट, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैट। यहाँ से ना मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन अभी आप जस्ट जेट में देखोगे तो जेट में जो है सिलेबस अच्छा जेट में तो इसका सिलेबस नहीं था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। जेट में इसका सिलेबस नहीं दिया था। ओह सॉरी, लेकिन था तो, कुछ फिजिक्स का पोर्शन था, ठीक है। और सिर्फ़ 3 क्वेश्चन आया है जेट में, हाँ, ठीक है। जेट में तो क्वेश्चन आया है इसका। तो 3 क्वेश्चन्स जेट में पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट पीजीटी का देख लोगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, मेरे को याद है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अभी जो सेट हुआ जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स था, तो हम लोग हार्डली देखे कि 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, स्टैटिक्स पूरा पढ़ना, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स और नीचे भी आपको जो फ्लूइड डायनामिक्स लगा दिया है उसको भी इसी में शामिल कर लेना। सबको मिला करके भाई हार्डली अगर पूछेगा तो मैं तो अभी भी इसमें 5 से 6 क्वेश्चन की ही बात करूँगा, हार्डली अगर पूछता है तो, ठीक है। ओके। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग से 1 क्वेश्चन भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर भी मैंने चलो 2 से 3 क्वेश्चन ले लिया है, ओके। लेकिन बहुत कम चांस है, 1 क्वेश्चन ही इससे मोस्टली आता है, ठीक है। डिस्क्रीट लॉजिक और ऑपरेशन रिसर्च यानी ग्राफ थ्योरी हो गया, लॉजिक्स हो गया, तो इससे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप देखो मैंने इसमें तीनों को क्यों मिला दिया है, इसलिए कि कभी-कभार क्या होता है कि डिस्क्रीट से नहीं पूछ के सिर्फ लॉजिक और ओआर से पूछ देता है, ठीक है। कभी-कभार ओआर से ज़्यादा होता है, लॉजिक और डिस्क्रीट से कम होता है, तो तीनों से मिला करके ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं जैसे आपको बोलता आया हूँ कि आप अभी देखो, चूँकि अभी एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, और डेफ़िनिटली टाइम है, मुझको जैसा लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम आना था, लास्ट ईयर का कैलेंडर बताता है कि 6 महीना का गैप रखा गया था फॉर्म भरने और एग्ज़ाम लेने में, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट में टाइम है, तो अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम बुक है, जिसको थोड़ा-सा समझना पड़ता है, जिसका समझा हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट सीरीज़ मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा, आप टेस्ट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जिसका अच्छा नहीं है ना, चूँकि बीएससी लेवल पे बहुत सारे मैथ्स वालों ने भरा है और उनके लिए ब बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, सीट्स ज़्यादा हैं, भीड़ कम है, ठीक है? चूँकि सिर्फ़ 3 ही स्ट्रीम वाले भरे हैं, या तो इकोनॉमिक्स है उनका, या तो स्टैट है, या तो स्टैटिस्टिक्स है, या तो उनका मैथमेटिक्स है। कम ही लोगों ने भरा है और सीट्स अच्छी खासी है। अगर हम लोग अंकेक्षक यानी जो आपका ऑडिट करने वाला है पोस्ट है और जो आपका सुपरवाइज़र का पोस्ट है, टेक्निकल का, दोनों को मिला दें तो अच्छा खासा सीट बनता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो भाई अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, थोड़ा-सा आप दिल लगा लेते हैं, तो ये जॉब आपका सिक्योर है, अच्छे से हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जैसे जो मेन स्ट्रीम बुक है, जो आपको 12 से 15 क्वेश्चन दिखा रहा है, तो उसमें अभी आप इसको छोड़ दीजिए, डिस्क्रीट लॉजिक और ओआर को, चूँकि ना ये लास्ट पीरियड में भी हो जाएगा। देखो लास्ट पीरियड जो होता है, थोड़ा-सा प्रेशर वाला होता है कि एग्ज़ाम नज़दीक रहता है, अनाउंस रहता है, ठीक है? तो लास्ट पीरियड में भी अगर आप 1-1 घंटा इस सबको पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बाउंस नहीं करेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझते चले जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लास्ट पीरियड में ही आप कर सकते हो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम बुक है, ख़ास करके आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये आप लास्ट पीरियड में नहीं कर पाएँगे। इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लीनियर अलजेब्रा समझना पड़ेगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझना पड़ेगा, ओडीई, पीडीई। तो सीरियल वाइज आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ओडीई, पीडीई, देन रियल एनालिसिस, ठीक है? चूँकि रियल एनालिसिस में आप जो भी पढ़ेंगे याद रखिए, ठीक है? तो उसका जो नेबरहुड है ना क्वेश्चन का, वो थोड़ा बड़ा है। पॉकेट जो है क्वेश्चन एरिया का बड़ा है, ठीक है? रियल एनालिसिस में थोड़ा-सा डेप्थ होना चाहिए और बहुत लोगों का होता है, जिनका 12 मजबूत है तो उनका बीएससी लेवल पे भी सेट्स वगैरह भी अच्छा होता है, ठीक है? तो इनमें 5 टॉपिक पे पहले फ़ोकस करने के लिए बोलूँगा आपको, इन 5 टॉपिक पे फ़ोकस कर जाइए, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दे दीजिए, प्रोबेबिलिटी एक एक अच्छा टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है? फिर ज्योमेट्री ये आसान पड़ेगा, तो ये अगर 5 कर लेते हो टाइम पे, मान लो आप 2-3 महीने में या जो भी थोड़ा-सा स्पीड करो, चूँकि बहुत से बच्चे तो पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है। लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ और अभी से लग रहे हैं, तो वो भाई जल्दी-जल्दी इसको करो, डेढ़ 2 महीने में इसको कर लो, जो मेन स्ट्रीम बुक है 1 टू 5 को, ठीक है? उसके बाद आपका ज्योमेट्री फास्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फास्ट हो जाएगा, ठीक है? वेक्टर भी आपका फास्ट हो जाएगा और लॉजिक्स वाला भी कर लेना। और बिल्कुल जो 2 पोर्शन आप छोड़ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 9 और 10। बहुत कम क्वेश्चन आता है, नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी तैयारी होगी, बाकी मजबूत रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।
फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी चूँकि आप मैथ ग्राउंड से हैं तो बहुत सारा मैथमेटिकल फिज़िक्स का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। केप्लर्स का क्वेश्चन आता है। आपका वर्क एनर्जी का क्वेश्चन आता है। आपका काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है? फिर मैंने आपको जैसा बताया केप्लर्स लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो जो हमारा ये डायनामिक्स वाला पोर्शन है बहुत ही ईज़ी है। हाइड्रोस्टैटिक्स में भी अगर आप सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ लेते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो ख़ैर मैंने इसको भी दिया है कोर्स में, ठीक है? लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग से तो और भी बहुत ही कम क्वेश्चन आएँगे, चूँकि इसका जो जनरली जो इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो आप देखोगे सिलेबस रहता है, ये जो हमको पढ़ना रहता है, तो उसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्गोरिदम बस देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में कोई भी मॉडल कैसे जनरेट किया जाता है, तो इससे उतना एमसीक्यूज़ जनरेट नहीं होता है, ठीक है? ओके? तो 9 और 10 को बिल्कुल लास्ट में करना, आपको अगर टाइम मिल जाता है, सब आप कर लेते हो, तो 9 और 10 को बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप पॉलिश करके चले जाओगे, तो आपका हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इसलिए मैंने कोशिश किया है कोर्स में कि 9 और 10 में मैं वही चीज़ बस आपको दूँ, जो आपका कम टाइम में आपको ज़्यादा नंबर दिला दे। ठीक है? क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस करने जाएँगे तो बहुत ही वाइड सिलेबस है, ठीक है? उसमें बहुत तरह का तो सिर्फ़ एक कह सकते हो कि बड़ा-बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ से एमसीक्यूज़ निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ओके? अच्छा, अब क्वेश्चन्स जो आने हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो पैटर्न है चूँकि उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जिस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमको उसमें बुक का बहुत ज़रूरत नहीं है, हम उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसको जो है प्रोफ़ेसर से वेरीफ़ाई करके उस क्वेश्चन को इनपुट किया जाता है, तो ये एक नया पैटर्न है जिसमें अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से अच्छा-अच्छा क्वेश्चन जनरेट किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, एमसीक्यूज़ भी आएँगे और इन दोनों का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, ठीक है? तो अब आपको 15 टॉपिक नहीं देखना जो कि पूरा सिलेबस में है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है कि इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है? और बैठ के बस सोचते रहो, नहीं, बल्कि आप इसको देखो 11, 11 में से भी अभी 9 और 10 को हटा दो तो बच गए कितने 9 टॉपिक। 9 टॉपिक में भी अभी आप 5 टॉपिक पे ध्यान दो। उसके बाद आप डिस्क्रीट लॉजिक ओआर पे चले आना, इसको आप देख लेना, ठीक है? और साथ ही साथ आप पैरेलल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी वगैरह भी कर लेना, तो भाई तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसी में आप डेली पेपर 2 जो आपका जो एक रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर है उसको आप देखते जाओगे, ठीक है? पेपर 1 तो जस्ट क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश है, तो वो आपको मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर इसका पीटी भी होता है तो पीटी तभी होगा जब 50,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँगे, चांस कम है। बट अगर हुआ तो उसको लेके परेशान मत हो, ईज़िली क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है? वो सब आपको ईज़िली हो जाएगा, उस पे आपको नहीं पढ़ना। तो पेपर 3 पे मैं बार-बार बोलूँगा, ये आपको मेरिट में लेकर के आएगा, इस पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी पे जाइए, मेन स्ट्रीम बुक पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? ओके? अभी भी अगर आप लगेंगे डेली 3 से 4 घंटा देंगे, किसी की अगर स्पीड अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो अगर सिर्फ़ 1 से 2 घंटे देगा, रेगुलरली अगर देगा, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करेगा, कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके? तो इस पे ध्यान दो। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ भी इसका बहुत जल्दी आने वाला है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में मैं आपको टेस्ट सीरीज़ इसका दे दूँगा, ठीक है? इस पे काम चल रहा है। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, टेस्ट सीरीज़ लग जाएगा कोर्स में, ठीक है? और जो बच्चे नए हैं, जो चाहते हैं कि कोर्स करेंगे तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ऐप है एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? एमएससी लर्न ऑनेस्टली ये मेरा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कोर्स लगा हुआ है, जस्ट 3000 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है? उसी में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, तो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से चाहिए तो हमको लगता है कि ये आपको टेस्ट सीरीज़ भी अलग से मिल जाएगा वहाँ पे। जस्ट 600 में आप ये टेस्ट सीरीज़ ले पाओगे, ठीक है? 2 से 3 दिन में लग जाएगा, तो टेस्ट सीरीज़ भी लेना है अलग से। बट अगर आप कोर्स लेते हो तो उसमें ये आपको फ्री में मिल जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि प्रैक्टिस सेट भी है, टेस्ट सीरीज़ में पीडीएफ भी है, वीडियोज़ भी हैं, आप डाउट वगैरह पूछ पाओगे तो ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, ठीक है? तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई भी दिक्कत है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो मुझसे पूछते जाओ। डाउट्स वगैरह जो बच्चे पूछते हैं अच्छा लगता है मुझको, ठीक है? कि वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ के पढ़िए, थोड़ा-सा मेहनत कर जाइए, ठीक है? मुझको लगता है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये इस एग्ज़ाम में होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? फर्दर कोई अपडेट होता है मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।